तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग फिलहाल अपने कंट्री जाओ वापस आ चुका था। अब आगे, अब ये जो कॉर्प सेक्ट था, ये जाओ कंट्री के भी एकदम नॉर्थ में था और यहाँ पर ठंडी इतनी ज़्यादा रहती थी कि इवन नासेंट सोल के कल्टीवेटर्स भी जाना पसंद नहीं करते थे। और यहाँ पर एक फॉर्मेशन था, तो अंदर में क्या किसी को दिखाई नहीं देता था। अब क्योंकि वांगलिंग का पावर लेवल अलग है और यहाँ पर ये पहले आ चुका है, इसलिए यहाँ पर ये पहुँच जाता है। अब ये गायब होता है और नीचे में से बहुत सारे टनल्स दिखते हैं और बहुत सारे केव्स। हर एक केव में कोई ना कोई कल्टीवेटर यहाँ पे कल्टीवेट कर रहा था। और पावर लेवल कुछ इसमें फाउंडेशन लेवल पे थे, कुछ कोर फॉर्मेशन और कुछ कुछ नास एंड सोल कल्टीवेटर्स थे। अब ये जो बीच वाला एक केव था, उस पर वांगलिंग का डिवाइन सेंस ज़्यादा फोकस होता है, जहाँ पर एक बंदा जिसका नाम ली किंगपिंग है, वो शांति से कल्टीवेट कर रहा था। और ये बंदा फिलहाल यहाँ वाले ब्रांच का सेक्ट मास्टर था और पावर लेवल नासेंट सोल के लेट फेज में था। और इसका प्लान ये था कि ये जल्दी से सोल फॉर्मेशन लेवल पे पहुंचे, नहीं तो इनका एक मिस्ट्री है, अगर मैंने आपको बताया भी है शायद पहले, कि इनका जो पपेट रहता है, यानी कि जो लाश ये लेके घूमते हैं, उसके अंदर भी एक सोल होता है। और अगर ये टाइम पे नहीं पहुंचा तो वो सोल इसकी बॉडी को कवर कर लेगा। तो इसका सोल कहाँ जाएगा? इसलिए अगर ये सोल फॉर्मेशन पे पहुंच जाएगा तो जो पूरे प्लेनेट सुजाकू का हेडक्वार्टर है कॉर्प सेक्ट का, वो इसको एक नई बॉडी देंगे। तो फिलहाल ली किंगपिंग ये वांगलिंग को डिटेक्ट नहीं कर पाता है, लेकिन इसके आसपास जो ब्लैक फॉग था उसमें दो आंखें बनती हैं जो कि मानो डरी हुई थी। अब किंगपिंग इस गैस से बोलता है कि सीनियर कुछ बात है क्या। लेकिन फिलहाल वांगलिंग की आवाज़ आती है कि तुम एक इंटरेस्टिंग बंदे हो, हालांकि तुम्हारा पावर लेवल सोल फॉर्मेशन के मिड फेज में है, फिर भी तुमने मुझे डिटेक्ट कर लिया। ये वांगलिंग उस ब्लैक फॉग से बोलता है। अब वांगलिंग के औरा की वजह से ये बंदा कांपने लगता है और बोलता है मुझ पर रहम करिए सीनियर। और मैं आपको नोटिस इसलिए कर पाया क्योंकि शायद आपका कल्टीवेशन मेथड और मेरा भी डिवाइन सेंस से रिलेटेड है। अब वांगलिंग इससे डिवाइन सेंस के थ्रू बात करता है कि तुम कौन से सेक्ट से हो। अब ये बंदा बताता है कि मैं प्लेनेट सुजाकू का हूँ ही नहीं, मैं माइली सेक्ट का हूँ, जो कि प्लेनेट टियान युवान पे है। मेरी बॉडी लॉस्ट हो गई थी, मतलब बैटल में हार गया होगा, तो मैंने कॉर्प सेक्ट को बहुत सारे पैसे दिए थे ताकि एक बॉडी खरीद सकूं और फिलहाल मुझे ये जगह मिला है। तो ये बंदा अभी क्या करने वाला था कि जैसे ये जो पी किनयिंग है, ये सोल फॉर्मेशन के आसपास रहेगा तो इसकी बॉडी को एक्वायर कर लेगा। लेकिन वांगलिंग उससे में पूछते हैं अगर तुम टियान युवान से हो तो वहां पर भी तो कॉर्प सेक्ट के ब्रांचेज हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये बंदा समझ जाता है और कहता है सीनियर गुस्सा मत हो, और बताता है कि टियानी वन पे अगर मैं रिकवर होना चाहूँ तो खर्चे काफ़ी हैं और मैं उतना है नहीं मेरे पास। हालांकि यहाँ पर समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन पैसे कम लगेंगे। अब वांगलिंग इससे इसका नाम पूछता है तो ये बताता है काओ यी डाओ। अब वांगलिंग अपने डिवाइन सेंस को ली किनपिंग के आसपास फैलाता है। अब ये जो काओ यी डाओ था, ये पीछे भागने लगता है। अब क्योंकि इसका कनेक्शन ली किनपिंग से कट जाता है तो ली किनपिंग भी फाइनली बोलता है कि कौन है। लेकिन जब ली किनपिंग सामने वाले बंदे की तरफ देखता है तो मानो उसका नासेंट सोल ही तबाह होने वाला हो। एक अलग ही पेन ये फील करता है और वांगलिंग इस बंदे से कहता है तुम शांत बैठो। और इसका पूरा फोकस काव युडाओ पर था। किनपिंग समझ जाता है कि ये आराम से सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे होंगे। अब वांगलिंग अपने डिवाइन सेंस से काव युडाओ को बांधने लगता है। वो फिर से चिल्लाता है कि मैं कॉर्पसेक्ट का एक कस्टमर हूँ और अगर आप मुझे रिफाइन करोगे तो कॉर्पसेक्ट छोड़ेगा नहीं आपको। वांगलिंग कहता है तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें रिफाइन करना चाहता हूँ, तुम्हें एक ट्रेजर बनाना चाहता हूँ, तुम उसके लायक भी नहीं हो। अब कायुडाव डर रहा था और पूछता है सीनियर आप कुछ करना चाहते हो क्या, आप मुझसे कुछ चाहते हो क्या। वांगलिंग इससे शांति से कहता है और एरोगेंटली कि 100 साल के लिए मेरे दास बन जाओ, 100 सालों के बाद मैं तुम्हें एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल की बॉडी को गिफ्ट कर दूंगा, मानते हो। काव्यूडाव भी चौंक जाता है क्योंकि भाई सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल की बॉडी बहुत मुश्किल से मिलती है। क्योंकि अगर इसकी बॉडी सोल ट्रांसफॉर्मेशन की होगी तो इसका सोल भी समय के साथ उस लेवल पे पहुंच ही जाएगा। अब ये बंदा बोलता है कि आपको मुझे बस एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि मैं इन 100 सालों में मरूंगा तो नहीं। वांगलिंग भी शांति से कहता है जब तक मैं नहीं मरूंगा तुम भी नहीं मरोगे। अब काव्यूडाव मान जाता है और वांगलिंग को मास्टर बोलता है। वांगलिंग बोलता है मुझे तुमसे कोई काम बड़ा नहीं करवाना है, मुझे बस प्लेनेट टियानी वान के बारे में जानना है। इधर वांगलिंग एक ऑरा घुमाता है और ली किनपिंग बेहोश हो जाता है। अब कायुडाव भी समझ चुका था कि वांगलिंग को शायद टियानियन प्लेनेट पे जाना है और ये पूछता भी है। वांगलिंग कंफर्म करता है कि जब मैं उस प्लेनेट पे जाऊंगा, क्योंकि तुम वहाँ के मूल निवासी हो तो तुम्हें हर एक चीज़ पता होगा। और वांगलिंग फिलहाल इसे एक सोल फ्लैग के अंदर रख लेता है। अब वांगलिंग अंदर में आगे बढ़ता है और कोई इसे डिटेक्ट नहीं कर पाता है। और जहाँ पर वांगलिंग ने कई 100 साल पहले कल्टीवेट किया था ये उस जगह पे था, लेकिन उस गुफा में आज कोई और था, एक लड़की। और ये लड़की काफ़ी तेज़ी से यिन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही थी।
अब यहाँ पर जो स्मॉल होल्स थे, जहाँ पर वांगलिंग पहले घुस भी नहीं पाया था, यानी इसका डिवाइन सेंस भी, वहाँ पर ये आराम से घुस जाता है। और इसे याद आता है कि उस समय जब ये ट्राई कर रहा था तो अंदर से एक आवाज़ भी आई थी कि मुझे बचा लो। और इस बार भी सेम आवाज़ आती है। वांगलिंग हैरान था। फिलहाल वांगलिंग अंदर पहुंच चुका था, जहाँ पर एक बहुत बड़ा सा कॉफिन था। और इस कॉफिन के अंदर से ही एक पावरफुल इन और ऑरा लीक हो रहा था। आवाज़ बार बार आ रही थी कि सेव मी। वांगलिंग और अंदर जाता है क्योंकि ये होल से इन सब चीज़ें देख रहा था। और यहाँ पर इसे ब्लू गैस दिखाई देती है, जो कि मानो एक दरवाजा का शेप ले रही थी और पूरा एरिया सील था। हालांकि यहाँ पर इन ऑरा काफ़ी पावरफुल थी, यानी कोल्ड ऑरा, पर वांगलिंग को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और गैस इतनी ज़्यादा थी कि वांगलिंग इन्हें हटाता था, फिर से ये जमा हो जाती थी। अब वांगलिंग सेलेस्टियल जेड को यूज़ करता है और ये जो ऑरा थी इन्हें साइड करने लगता है। और फाइनली जब ये गैस वगैरह हटती है तो इसे बीच में हवा में तैरते हुए एक ब्लू कलर की बॉडी दिखाई देती है। और इस बॉडी पर कुछ पर्पल ग्रीन कलर के प्लांट्स थे। और इन प्लांट्स की वजह से वो ब्लू गैस और फिर उसके बाद वाइट फॉग बन रहा था। और इन ओल्ड मैन के, यानी ये जो भी होंगे, इनके फोर हेड पर एक कुल्हाड़ी को देखा जा सकता है। ये संकेत था कि ये जायन डेमन क्लैन के फाउंडिंग एंसेस्टर थे। और इन्होंने ही अपनी कुल्हाड़ी से 3 9 लीफ के समन्स उस समय मारे थे, क्योंकि 9 लीफ समन्स एसेंडेंट लेवल के कल्टीवेटर्स के बराबर माने जाते हैं। और आवाज़ बार बार वांगलिंग के कानों में जा रही थी, सेव मी। फिलहाल वांगलिंग इस कॉल को इग्नोर करता है और इस बॉडी के थोड़ा करीब जाता है, जिसमें एक पावरफुल फोर्स को ये फील कर रहा था। और यहाँ पर एक फॉर्मेशन बना हुआ था इस बॉडी के आसपास, जो कि इस बॉडी का जो पावरफुल हो रहा था उसे एब्जॉर्ब कर रहा था और उसे यिन एनर्जी में बदल रहा था। और वांगलिंग के हिसाब से ये बॉडी एंशियंट गॉड इतना लेवल पे नहीं है, लेकिन करंट वांगलिंग से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यानी अगर वांगलिंग की जो एंशियंट गॉड बॉडी है 3 स्टार वाली, उससे भी कहीं ज़्यादा, आराम से 5 या 6 स्टार के एंशियंट गॉड बॉडी के बराबर ये बॉडी है। और जो आवाज़ आना था वो और ज़्यादा तेज हो जाता है, सेव मी, सेव मी। मानो ये जो एंसेस्टर थे वांगलिंग को नोटिस कर चुके थे। अब वांगलिंग इस बॉडी के काफ़ी करीब था और जैसे टच करने के लिए बढ़ता है तो इस बॉडी पर जो वो प्लांट्स थे वो मानो जड़ से उखड़ने लगते हैं और वांगलिंग पर अटैक करने लगते हैं। और जो बॉडी थी मानो वो काफ़ी पेन में थी इस चीज़ की वजह से। अब वांगलिंग अपने बॉडी को फ्लेम से कवर कर लेता है और इन प्लांट्स को भी डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये समझ रहा था कि बेसिकली इनके अंदर रेस्ट्रिक्शन है जो कि इसके काम आएंगे। और अगर सील डिस्ट्रॉय हो गया तो क्या पता ये एंसेस्टर वांगलिंग को भी मार सकते हैं। अब वांगलिंग यहाँ पर अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड को निकालता है ताकि इनके ब्लड को ले सके एंसेस्टर के। लेकिन जब ये तलवार चलाता है तो बॉडी से जैसे ही टकराता है एक मानो मेटल से आवाज आती है और इसका तलवार 2 3 इंच पीछे अपने आप हट जाता है। वांगलिंग भी काफ़ी सरप्राइज था, क्योंकि वो जो प्लांट्स थे आराम से जैंट की बॉडी में एंटर कर जा रहे थे, लेकिन इसका तलवार वो पहुंच भी नहीं पा रहा था। इधर वो जो पौधे थे वो वांगलिंग पर मानो पर्पल लाइटनिंग के साथ अटैक करते हैं, लेकिन वांगलिंग उन्हें भी काउंटर कर देता है। फिलहाल ये एक पौधे को उखाड़ लेता है और उसमें देखता है कि ग्रीन लिक्विड है, जिसमें से एक सड़े हुए स्मेल आ रही है। और कई सारे पौधों को उखाड़कर ये जायंट की बॉडी में डालने लगता है, जो कि इजीली जा रहे थे। लेकिन ये पौधे भी काफी खतरनाक थे, मानव वांगलिंग से छुड़ा लेते हैं और जायंट की बॉडी के अंदर अपने आप एंटर कर जाते हैं और गायब हो जाते हैं। अब वांगलिंग एक बॉटल निकालता है जो कि इसे सेलेस्टियल रियल्म से मिला था, जिसमें आराम से ये काफी प्रेसियस लिक्विड को रख सकता है। अब जो जायंट की बॉडी पर घाव थे वांगलिंग उन्हें प्रेश करता है और कुछ जो ब्लड आता है उसे ये निकालने लगता है। फिर से आवाज आती है कि सेव मी। लेकिन वांगलिंग इग्नोर मारता है कि जब तक ये कुछ प्रॉमिस नहीं करेंगे तब तक ये इनकी हेल्प नहीं करेगा। ब्लड एक एक बूंद करके आ रहा था, जो कि थोड़ा स्लो था। और फाइनली आवाज आती है कि सेव मी, मैं तुम्हें जायन डेमन क्लैन का मेन ट्रेजर दूंगा। अब ट्रेजर सुनने के बाद भी वांगलिंग एकदम शांत था, क्योंकि इसे पता है इसने जायन डेमन क्लैन के अभी वाले एंसेस्टर को मार दिया है और उनके पावरफुल लोगों को सील कर दिया है। और अगर ये वाले एंसेस्टर जो कि फर्स्ट एंसेस्टर है ये आज़ाद होंगे तो वांगलिंग को छोड़ेंगे नहीं। और ट्रेजर का नाम भी अभी तक इसे पता नहीं है। इधर वांगलिंग रेस्ट्रिक्शन फ्लैग को निकालता है, क्योंकि ये जो एंसेस्टर थे इनका जो चेस्ट था वो भी इन प्लांट से भरा हुआ था, तो इन्हें ये ब्लॉक करता है ताकि और ब्लड निकाल सके। वांगलिंग अब और ज़्यादा ब्लड निकालने ही वाला था, तभी आवाज़ आती है फिर से कि मुझे बचा लो। अगर तुम मुझे बचाते हो तो मैं तुम्हारा सर्वेंट बनने को भी तैयार हूँ, और मैं तुम्हें अपने जायन डेमन क्लैन का द हेवन ओपनिंग मेटल वो वाला भी ट्रेजर दे दूंगा। और मैं तुम्हारा माउंट बनने को तैयार हूँ। मतलब वांगलिंग को या शायद अपने कंधे पे उठा के घूमेंगे, कुछ वैसा ट्रैवल करेंगे साथ में। अब वांगलिंग थोड़ा ब्लड नहीं निकालता है, ये रुकता है। और जितना ब्लड इसे कलेक्ट करना था ये कलेक्ट कर चुका था। और वो एंसेस्टर फिर से बोलते कि मैं तुम्हारा माउंट बनने को तैयार हूँ, अब तो बचा लो, तुम चाहते क्या हो। अब वांगलिंग इनसे शांति से पूछता है कि आप हो कौन। और ये बताते हैं कि मैं जायन डेमन क्लैन का ब्रांच लीडर हूँ, लीजी। और आवाज में मानो एक प्राइड था।
अब वांगलिंग इनसे पूछता है, आप यहाँ पर सील कैसे हुए? ये बताते हैं कि कॉर्प्स एक्ट की वजह से, कि जब मैं फॉरसेकन इमॉर्टल क्लैन से बैटल कर रहा था, तो मेरे पीछे दो 11 लीफ समन्स पड़ गए थे और मैं हाईली इंजर्ड हो गया था। मैं वहां से भागा, लेकिन इस समय कॉर्प्स एक्ट ने एक मौका देखा। उन्होंने किसी दूसरे प्लेनेट के एक कल्टीवेटर को यूज किया और मुझे कैप्चर करके यहाँ पर सील कर दिया। और ये बोलते तो मुझे बचा लो, वैसे भी हम जायन डेमन क्लैन वाले किसी का माउंट बनते नहीं हैं, और जब हम बन जाते हैं तो हम कभी किसी को बिट्रे नहीं करते। अब ये बताते हैं कि तुम्हें स्टार कंपास के बारे में पता है? वांगलिंग हाँ में सर हिलाता है। और हमारी बॉडी स्टार कंपास के जैसी होती है, पर उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर। अगर तुम्हें तारों के बीच में ट्रैवल करना है तो हमारी बॉडी से अच्छा कुछ भी नहीं है। वांगलिंग भी हैरान था, पर वांगलिंग इसे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। अब इन्हें और ज़्यादा ये ब्लड निकालने लगता है। इधर एंसेस्टर फिर से बोलते हैं कि मैं तुम्हें अपने क्लैन का हेवन ओपनिंग मेटल भी दे दूंगा, मुझे बचा लो बस। और ये जो ट्रेजर है वो सेलेस्टियल ट्रेजर से भी ज़्यादा पावरफुल है। अब वांगलिंग पूछता है कि ये हेवन ओपनिंग मेटल क्या है, मतलब ये ट्रेजर है क्या चीज़? ये बताता है कि ये हमारे जायन डेमन क्लैन के फर्स्ट एंसेस्टर ने छोड़ा था। इसके 99 पीसेस हैं। अगर तुम इन्हें पूरी तरह से इकट्ठा कर लेते हो तो इससे तुम एंशियंट गॉड का बैटल आर्मर बना सकते हो, और इसे तुम पहन लो, फिर तुम्हारी बॉडी अलग ही लेवल पे स्ट्रांग होगी। अगर तुम मेरी हेल्प करते हो तो मैं एक लोकेशन तुम्हें बता सकता हूँ, मतलब एक पीस तो तुम्हें मिल जाएगा। अब क्योंकि वांगलिंग ज़्यादा ब्लड निकाल चुका था तो ये काफ़ी वीक हो जाते हैं, और वांगलिंग को ये लगता है कि शायद ये समय निकाल रहा है, शायद ये कुछ करना चाहते हैं, और शायद जितना ब्लड ये निकाल रहा है एंसेस्टर को उतना फ़ायदा हो रहा है। वांगलिंग अब पीछे हट जाता है, रेस्ट्रिक्शंस फ्लैग को भी हटा लेता है, और ये जो पौधे थे फिर से इन एंसेस्टर को घेर लेते हैं। ये फिर से चिल्लाते हैं कि तुम मुझे बचा लो, मैं तुम्हें जायन डेमन क्लैन के जितने भी लोग हैं यहाँ पर सबसे तुम्हें मास्टर बुलवाऊंगा, मतलब तुम सबके मास्टर हो गए। वांगलिंग कहता है मैं तुम्हें बचा नहीं सकता, क्योंकि उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे कोई ट्रेजर नहीं चाहिए, और तुम यहाँ पर रहोगे तो फ्यूचर में आके मैं और ब्लड इकट्ठा कर सकता हूँ। अब आवाज़ फिर से आती है कि तुम्हें मेरे ब्लड का काम है, लेकिन मेरे पास बोन मैरो भी है, उसका इसेंस है, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है, वो भी मैं तुम्हें दे सकता हूँ। एक काम कर सकते हो, मुझे मत बचाओ, लेकिन एटलीस्ट जायन डेमन क्लैन को या फिर करेंट सुजाकू को मेरे बारे में बता दो। वांगलिंग यहाँ से अब निकल जाता है, और ये एंसेस्टर सोचते हैं थोड़ा सा और ये ब्लड निकाल लेता तो जो मेन रूट है इन पौधों का मैं अपनी बॉडी से निकाल लेता, तो आराम से मेरा सोल यहाँ से निकल सकता था। और इनके मतलब पीछे में जो स्पाइन होता है वहाँ पर एक पर्पल फ्लावर था जो कि इनके पावर को चूस रहा था कहीं ना कहीं। और इस दौरान गुस्से में कहते कि कॉर्प सेक्ट वालों, मैं लेजी, जिस दिन मैं फ्री हूँगा तो मैं तो छोड़ूंगा नहीं। फांगलिंग इधर जब बाहर निकलता है तो अंदर जाने से पहले इसने एक सोल फ्रैगमेंट को छोड़ा था, उसे ये वापस खींच लेता है। और इसने ये इसलिए यूज़ किया था ताकि इसका डिवाइन सेंस पूरी तरह से फैल सके, क्योंकि कॉर्प सेक्ट में एक ऐसी ऑरा है जो कि आपके डिवाइन सेंस को ब्लॉक कर देती है। अब इधर वांगलिंग बाहर निकलता ही है, तभी मानो एक ब्लू गैस वाला ऑरा इसकी तरफ पड़ता है, और उसके बीच में एक रेड कपड़े पहनकर एक बंदा इसकी तरफ बढ़ रहा था। और ये बंदा वांगलिंग से कहता है कि ओल्ड मैन की न्यू बॉडी तुम्हें कैसी लगी? और ये बंदा कहता है चलो कोई नहीं, 10,000 सालों बाद मुझे एक नई बॉडी तो मिली, और ये काफ़ी खुश था। अब मुझे मज़े करने हैं, ऐसा ये कहता है। और फिर कहता है मैंने सुना है कि फेंग लुवान करके एक प्लेनेट है जहाँ की सभी फीमेल कल्टीवेटर्स काफ़ी सुंदर है, अब मज़ा आएगा। अब मुझे वहाँ जाना था उस समय बहुत पहले, लेकिन मैं फंस गया था यहाँ पे। तो ये वांगलिंग से कहता है कि जब हम यहाँ से निकलेंगे इस प्लेनेट से तो मैं उधर ही जाने वाला हूँ, तुम भी चलना चाहोगे? वांगलिंग कहता नहीं। और आप समझ ही गए होगे कि ये कोई और नहीं, सेटुनान है, क्योंकि सेटुनान ने वहाँ पर फोर्थ एंसेस्टर को भी फंसाया था, तो उनके ऑरा एब्जॉर्ब करके ये काफ़ी जल्दी रिकवर कर गए थे, और इनका पावर लेवल अब असेंडेंट लेवल पे आ चुका था। सेटुनान इस दौरान वांगलिंग से कहते हैं यार तुम बहुत बोरिंग हो, बस कल्टीवेट कल्टीवेट, मजे नाम की भी तो चीज़ होती है। तुम्हें पता है मैंने कल्टीवेशन क्यों शुरू किया था? मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। क्योंकि मेरे कल्टीवेशन का एक ही मकसद था कि दुनिया की जितनी सुंदर लड़कियां हैं सबको मैं चुरा लूँ, सब मेरी ट्रेजर हो। और इसलिए मैंने फोर सेंट प्लेनेट पे कल्टीवेशन शुरू किया था। और जब मैं फाउंडेशन लेवल पे था तो मैं कल्टीवेशन को छोड़ना चाहता था, और मैंने उस मौके का फ़ायदा उठाया, एक छोटी कंट्री पे मैं पहुंच गया जहाँ पे कोई कल्टीवेटर था ही नहीं। तो मैं वहाँ का राजा बन गया था, और हर रात मजे करता था, हर दिन एक नई लड़की। और मैं वहाँ पर 10 सालों तक था। सेटुनान को अपने पुराने दिन याद आ रहे थे। अब वांगलिंग पूछता है कि फिर वहाँ से निकल क्यों गए? अब सेटुनान को गुस्सा आता है, और ये कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मैं निकलना चाहता था? वहाँ पर कुछ कोर फॉर्मेशन के बंदे आ गए तो मुझे भागना पड़ा, और उसके बाद मुझे कल्टीवेशन दोबारा शुरू करना पड़ा। और जब मैं कोर फॉर्मेशन पे पहुंचा तो फिर उनको भी निपटा के आया था, लेकिन ज़्यादातर को किसी और ने मार दिया था। और ये बताते हैं कि फिर मैं जब कोर फॉर्मेशन पे पहुंचा था तो एक रैंक 2 के कंट्री में जाके दिन रात मजे किया था, पार्टी पार्टी।
और तभी की बात है, एक नासेंट सोल कल्टीवेटर, मेरी जो एक वाइफ थी, वाइफ इन द सेंस मतलब जिनके साथ मैं रहता था, उसे अपना कल्टीवेशन फर्नेस बनाना चाहता था, यानी उसे यूज़ करना चाहता था। और फिर मुझे भागना पड़ा क्योंकि मैं उसे हरा नहीं सकता था, क्योंकि मैं कोर फॉर्मेशन पे था। उसके बाद मैं फिर से कल्टीवेशन में गया और जब मैं नासेंट के लेट फेज़ में पहुंचा, तो वापस आया। उसके बाद नए कंट्री में गया, रैंक 3 की कंट्रीज़ में, वहाँ पे मज़े किए। वांगलिंग भी हँसता है कि उसके बाद क्या हुआ? क्या तुम्हें एक सोल फॉर्मेशन का बंदा मिला? सेटुनान भी कहते हैं, हाँ, नसीब खराब था। 10 साल ही मैंने मज़े किए होंगे, तभी सोल फॉर्मेशन के बंदे उस एरिया में आ चुके थे। मैंने किसी को मार दिया था, जिसकी वजह से सोल फॉर्मेशन का कल्टीवेटर गुस्सा हो गया था। और ये जो सोल फॉर्मेशन का कल्टीवेटर था, मुझे लगभग मार ही दिया था। लेकिन तब फर्स्ट सुजाकू ने मेरी मदद की थी और उस समय वो फर्स्ट सुजाकू बने नहीं थे। उनका नाम था ये वू याओ। और इस तरह से मैं फर्स्ट सुजाकू से मिला था। और उनका भी कल्टीवेशन लेवल ज़्यादा हाई नहीं था, तो वो मुझे भी नहीं बचा सकते थे। तो मैंने सुंदरियों को छोड़ा और अपनी ज़िंदगी के लिए भागने लगा। और मुझे एक चीज़ समझ में आया कि मुझे अलग लेवल पे जाना पड़ेगा। उसके बाद मैं फिर से क्लोज डोर कल्टीवेशन में गया, लाइफ को समझा और सोल फॉर्मेशन लेवल पे पहुंचा। और मैं कल्टीवेशन में तब तक रहा जब तक मैं सोल फॉर्मेशन के लेट फेज में नहीं पहुंच गया। वांगलिंग भी समझ रहा था, यार सेटुनान का कल्टीवेशन पाथ तो अलग ही है, मजे ही मजे। तो वांगलिंग को भी मजा आ रहा था स्टोरी में, तो ये पूछता है आगे क्या हुआ। सेटू बताते हैं कि उसके बाद क्या होना था, मैंने मेरा रिवेंज ले लिया। वो जो सोल फॉर्मेशन मिड फेस का बंदा था, उसे मैं मार दिया और फिर से लाइफ को एंजॉय करने लगा। लेकिन मजे ज़्यादा दिन नहीं चले, ये वो याओ ने मुझे फिर से ढूंढा और कहा कि क्यों ना हम दोनों सेलेस्टियल रियल्म साथ में चलते हैं, ताकि सेलेस्टियल जेड वगैरह इकट्ठा करें और मैं सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे पहुंचूं। और हुआ वैसा भी, मुझे वहाँ पे जेड वगैरह मिले और मैं क्लोज डोर कल्टीवेशन में जाके सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे पहुंच गया। और मेरा मकसद भी वही था कि मैं फिर से एक नई कंट्री जाऊँ अब और राजे की तरह ज़िंदगी जीऊँ। लेकिन यार, वो मोटी चमड़ी वाला ये वो याओ, यानी कि फट्स फर्स्ट सुजाकू, वो बोला यार, 4 प्लैनेट सेंट प्लैनेट पे मज़ा नहीं है। क्यों ना हम एक नया रैंक 6 की कंट्री बनाते हैं और वहाँ पे तुम मज़े करना। और मैं उसके जाल में फंस गया। मतलब वो उनका दोस्त है, वो अलग सेंस में बोल रहा है। और फिर मैं और वो एक साथ कल्टीवेशन शुरू किया और सुजाकू कंट्री पर हम वापस आए। यहाँ पर वो लीडर बन गया। मतलब हमने रैंक 4 की कंट्री को बढ़ा करके रैंक 6 पर ले गए थे। हम दोनों उस समय तक एसेंडेंट लेवल पे पहुंच चुके थे और कल्टीवेशन अलायंस ने हमें सुजाकू प्लेनेट दे दिया था। और मेरा मकसद यही था कि मैं मजे करूंगा अब इस सुजाकू प्लेनेट पे भी। लेकिन ये फॉरसेकन इमॉर्टल क्लैन वाले यहाँ पर पहले से थे और उस समय वॉर छिड़ चुका था। और मेरा जो मकसद था कि फॉरसेकन इमॉर्टल क्लैन में कुछ सुंदर लड़कियां थी जिनके साथ मुझे मजे करने थे, और मजे किए भी। लेकिन उसी दौरान ये वू याओ ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया और कुछ पुराने दोस्तों के साथ फॉरसेकन इमॉर्टल क्लैन को सील कर दिया। मैं बहुत डिप्रेशन में था और प्लेनेट सुजाकू को छोड़ने वाला था, ताकि एक नई कंट्री को, एक नए प्लेनेट को ढूंढूं और राजे की तरह, राजकुमार की तरह उस प्लेनेट पे रहूं। लेकिन ये वो याओ, उसने मेरे खिलाफ भी प्लान कर दिया था और मुझे वचन दिलाया कि तुम सेकंड जनरेशन के सुजाकू बनो। और उसके बाद की स्टोरी तो तुम्हें पता ही है कि मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई, मुझे हेवन डिफाइंग बीट के अंदर छिपके रहना पड़ा जब तक कि मैं तुमसे ना मिला। तो अब मेरा मकसद वही है कि मेरे जो रिवेंज लेने हैं उन्हें ले लूँ और उसके बाद फेंगलुवान प्लेनेट पे मजे करूँ। और ये वांगलिंग को भी समझाते कि कल्टीवेशन अच्छी बात है, लेकिन लाइफ कुछ ऐसा है कि जहाँ पर तुम मजे करो। अब वांगलिंग इन्हें समझाता है कि मेरा डाओ और आपका डाओ अलग है। और वांगलिंग एकदम शांत था, क्योंकि सेटुनान लाइफ को कैसे देखते हैं वांगलिंग वो समझ चुका था। और वांगलिंग अलग तरीके से देखता है। सेटुनान एकदम बिंदास आदमी है, केयर फ्री। लेकिन बहुत पहले से वांगलिंग का एक ही मकसद था, कल्टीवेशन। इसका मकसद ये था कि कल्टीवेशन का एंड पॉइंट क्या है, आखिरी लेवल क्या है। यहीं पर ये सेटू भाई से अलग था। वांगलिंग का मकसद था हेवेंस को जानना, उसकी सच्चाई को समझना। सेटू भी इस बच्चे की तरफ देखते हैं, वांगलिंग इनके लिए बच्चा ही था कि यार इस बच्चे को मैं कभी शायद समझा ही नहीं। लेकिन इस अपरिचितता में भी एक परिचय का इन्हें अनुभव होता है। और ये समझते हैं कि वांगलिंग के डाव का एक अलग प्राइड है। और ऐसा एक्सप्रेशन, मतलब इतना शांत भाव, इन्होंने एक ही बंदे पर इससे पहले देखा था। और वो थे फर्स्ट जनरेशन के सुसाकू, इनके पुराने मित्र ये वू याओ। और ये वू याओ को ये अपना बड़ा भाई मानते थे, टीचर भी मानते थे। सेटू हालांकि बहुत प्राउड नेचर के थे, लेकिन क्योंकि ये वू युवा ने बचाया था इन्हें, तो ये एक अलग रेस्पेक्ट भी था। कुछ चीज़ें ये बयान नहीं करते थे, बस दिल में रखते थे। और ये जा भी रहते, लेकिन ये वू याओ के कहने पर ये इस जगह रुक जाते हैं और सेकंड जनरेशन के सुजाकू बनते हैं। एक तरह से ये वू याओ के लिए इस प्लेनेट को गार्ड कर रहे थे। और वो सेम एक्सप्रेशन ये आज वांगलिंग पर देखते हैं। और सिटू के अंदर एक कॉम्प्लेक्स इमोशंस जन्म लेते हैं और कहते हैं छोड़ो इन सब बातों को, अभी जल्दी हो जाएगी, अभी फिलहाल ये काम है।
कि तुम सुजाकू टॉम में जाओ और अपना जो सोल का एक हिस्सा है कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल में उसे निकाल लो। नहीं तो अगर कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल को फ्यूचर में कोई डिस्ट्रॉय करेगा तो तुम भी मारे जाओगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना, सुजाकू टॉम में काफ़ी मिस्टीरियस पावर है और अभी के सुजाकू के अलावा वहाँ पर कोई भी एसेंडेंट कल्टीवेटर भी नहीं जा सकता। सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लोग जा सकते हैं, यानी नीचे के लेवल के। तो इस चीज़ में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। हाँ, अगर तुम फेल भी हो जाते हो तो भी मेरे पास एक तरीका है, हम तुम्हारा सोल का जो हिस्सा है वो निकाल लेंगे। लेकिन वो मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन अगर तुम सफल हो जाओ तो ज़्यादा सही है। वांगलिंग भी मान जाता है और सोचता है कि सोजाकू प्लेनेट पे इसका जो भी मैटर है वो लगभग ख़त्म है। जब मुझे कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल मिल जाएगा तो मैं इसे छोड़ दूंगा। दुनिया बहुत बड़ी है और शायद सेटो हम फ्यूचर में फिर मिले। सेटो भी हंसते हैं और कहते हैं अभी ये जल्दी तुम कह रहे हो, बाद में हम इसके बारे में बात करेंगे। हम फ्यूचर में मिलेंगे और तुम मुझे देखोगे कि मैं फेंगलुआन प्लेनेट पे एक प्रिंस की तरह मजे कर रहा हूँ। अब वांगलिंग भी इस दौरान पूछ लेता है कि सेटो एसेंडेंट लेवल के ऊपर क्या है। सेटो जो कि उड़ रहे थे वो भी रुक जाते हैं और एक भारी आवाज में कहते हैं और बोलते हैं एसेंडेंट लेवल के ऊपर जो चीज़ है उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एसेंडेंट लेवल एक तरह से बहुत लोगों के लिए पीक है, लेकिन ये एक दरवाजा भी है। बहुत सारे लोग इसी पावर लेवल पे रुक जाते हैं और उनका कल्टीवेशन नहीं बढ़ता है, क्योंकि तब तक उनका लाइफ खत्म होने पे आ जाता है। लेकिन अगर तुम इस दरवाजे को तोड़ पाए, यानी अगले रियल में एंटर कर पाए, तो तुम्हारा लाइफ बहुत गुना बढ़ जाएगा। हेवेंस और अर्थ के बराबर नहीं होगा, लेकिन फिर भी बहुत। तो उसके बाद तुम अलग रियल्म पे चले जाते हो और मैं मरने से पहले नेक्स्ट रियल्म के बारे में कुछ चीज़ें समझ चुका था। यानी जब इसकी बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी, इसीलिए मैं अभी तक जिंदा था 10,000 सालों तक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आगे भी जिंदा रहूँगा, क्योंकि अगर मैं ब्रेक थ्रू नहीं करूँगा तो मारा जाऊँगा। तो एक चीज़ मैंने कल्टीवेशन लेवल वैसे दूसरे चैनल पे एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो। तो की लेवल से लेकर एसेंडेंट लेवल तक ये एक अलग रियल्म है, इसे हम फर्स्ट रियल्म भी कहते हैं। वहाँ पर भी मैंने एक्सप्लेन किया है। उसके बाद सेकंड रियल्म शुरू होता है और सेटू ये भी बताते हैं कि तुम्हें अगर हेवेंस के रिइंकार्नेशन साइकिल से निकलना है, तो जितने पावरफुल लोग उतना ज़्यादा पावरफुल हेवेंस का पावर, मतलब तुम्हें इस दुनिया से निपटाने का। लेकिन जितने कमज़ोर उतना आसान से निकल सकते हो। और वांगलिंग को इस दौरान जो ली मुआन को हेवेंस मैसेंजर लेने आता है उसकी याद आती है कि वो उतना पावरफुल नहीं है। और अब सेटू इस दौरान बताते हैं कि असेंडेंट लेवल के बाद 3 रियल्म है निर्वाणा के, निर्वाणा शैटरिंग। और ये बताते हैं कि फर्स्ट जनरेशन सुजाकू को 3 रियल्म्स ऑफ निर्वाणा के बारे में कल्टीवेशन अलायंस ने बताया था और उन्होंने मुझे बताया था। नहीं तो हम दोनों को पता ही नहीं चलता। अब निर्वाणा शैटरिंग में जो 3 रियल्म है उसमें पहला लेवल है निर्वाणा स्क्रायर, दूसरा है निर्वाणा क्लींजर और तीसरा है निर्वाणा शैटरर। अब वांगलिंग पूछता है क्या यही पीक पावर है? सिटुनान कहते इतना आसान भी नहीं है, ये तो तुम्हारे कल्टीवेशन में सेकंड स्टेप है। लेकिन अगर तुम निर्वाणा शैटरिंग लेवल पे हो तो बहुत पावरफुल माने जा सकते हो, इवन कल्टीवेशन अलायंस में भी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि निर्वाणा शैटरिंग लेवल के भी ऊपर जा चुके हैं। अब वांगलिंग इनसे पूछता है क्या तुम निर्वाणा स्क्रायर लेवल पे हो? सेटू हंसते हैं कि इतना आसान भी नहीं है और बताते हैं कि एसेंडेंट लेवल से निर्वाणा स्क्रायर में जाने से पहले 2 स्टेप तुम्हें और फॉलो करने पड़ते, मतलब 2 ब्रेक पॉइंट्स हैं जिन्हें यिन यांग क्लिनजिंग स्टेजेस कहते हैं। और उस समय जब तुम एसेंडेंट से, जब तक इन दोनों लेवल को पार नहीं करोगे, निर्वाणा स्क्रायर लेवल पे नहीं पहुंच सकते। तुम्हारे डोमेन में तब चेंजेस आते हैं। फिलहाल ये चीज़ें तुम्हें भी नहीं समझ में आएंगी। बस इतना समझो कि असेंडेंट लेवल से अगर तुम्हें निर्वाणा स्क्रायर लेवल पे जाना है तो तुम्हारे डोमेन में चेंजेस आएंगे। उसी को यिन यांग क्लिनजिंग स्टेज कहते हैं। और मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय होने से पहले मैं यिन क्लिनजिंग स्टेज पे था और मैं ट्रैप हो गया तो कल्टीवेट कर ही नहीं पाया। लेकिन इस दौरान डोमेन की अंडरस्टैंडिंग मेरी काफ़ी बढ़ चुकी है और जब दोबारा मैं अभी कल्टीवेशन में गया ये नई बॉडी में, तो मैंने यिन क्लिनजिंग स्टेज को पूरा कर लिया। बस यैन क्लिनजिंग स्टेज बाकी है और जैसे ही मैं उसे पूरा करूंगा मैं निर्वाणा स्क्रायर लेवल पे चला जाऊंगा। अब वांगलिंग पूछता है कि जुकोजी का पावर लेवल क्या है, क्या वो भी इसी लेवल पे है? सेटू कहते हैं यार वो अभी एसेंडेंट के लेट फेज में है और वो क्वालिफाइड भी नहीं है कि वो यिन यांग लेवल पे जाए भी। लेकिन वो एक स्पेशल टाइप का एसेंडेंट कल्टीवेटर है। नॉर्मल एसेंडेंट लेवल के लोग लेट फेज के उसे नहीं हरा सकते। वांगलिंग में अंदाजा लगाता है क्योंकि उसके पास सुजाकू सील है ना, कल्टीवेशन अलायंस का। सेटू कहते हैं सही समझे हो, क्योंकि उसके पास स्पेशल टेक्निक है और वो कल्टीवेशन अलायंस से उसे मिला है, मतलब सुजाकू उसको मिलता है। और सबसे पहले ये वू याओ को मिला था। इसे सुजाकू सील कहते हैं, जो कि हर नए सुजाकू को पास कर दिया जाता है। लेकिन इसे यूज़ करने पर तुम्हारा लाइफ स्पैन भी थोड़ा कम होता है, जब तक तुम यिन यांग स्टेज पे ना पहुंच जाओ। अगर वहां पर पहुंच गए तो इसका इफेक्ट नहीं होता है।
यानी तुम्हारी लाइफ कम नहीं होगी। लेकिन अगर कोई कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल को यूज़ करता है तो उसका पावर लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। और इस दौरान ये सेलेस्टियल ट्रेजर्स के भी रैंक बताते हैं, लो क्वालिटी, मिड क्वालिटी और हाई क्वालिटी। और ये भी बोलते हैं यार उसके आगे भी, यानी सेलेस्टियल ट्रेजर के ऊपर भी पावरफुल ट्रेजर्स होते हैं, जो कि निर्वाणा शैटरर लेवल के लोग शायद यूज़ करते हैं। और शायद हेवन डिफाइंग बीड उसी लेवल का ट्रेजर है। इधर वांगलिंग इस दौरान अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और सेटू से कहता है इसका लेवल बताओ। सेटूनान इसे देखते ही चौंक जाते हैं, इसे टच करते हैं, एनालाइज करते हैं। और वांगलिंग वैसे भी सेटू पर काफ़ी भरोसा करता था, और सेटू इस पर अपने पावर को यूज़ करते हैं, तलवार और ज़्यादा चमकता है और कहते हैं ये गुड स्वॉर्ड, इसे थोड़ा चला के देखते हैं। और कहते हैं ये तुम्हें कहाँ पर मिला। वांगलिंग बताता है सेलेस्टियल रियल्म के बारे में। और अब ये बताते हैं कि यह मिड क्वालिटी का सेलेस्टियल ट्रेजर है, क्योंकि इसके अंदर का स्वॉर्ड स्पिरिट नहीं है, नहीं तो इसका पावर लेवल शायद हाई लेवल पे जा सकता था। वांगलिंग कहता है यार फिर तो सही नहीं है। सेटू कहते पागल आदमी है क्या तू, मिड क्वालिटी का ट्रेजर है, सेलेस्टियल लेवल का, और क्या चाहिए। बहुत कम लोगों के पास ये ट्रेजर होते हैं। अब सेटू इस दौरान वांगलिंग के मजे लेते हैं और कहते हैं क्यों ना ये तलवार तुम मुझे गिफ्ट कर दो। वांगलिंग देखता है कि सेटू क्या तुम सीरियस हो, पर सेटू इस दौरान ये तलवार वांगलिंग की तरफ फेंक देते हैं कि नहीं नहीं रहने दो। और सेटू कहते हैं अगर किसी और के पास होता तो मैं चुरा लेता, लेकिन तुम अपने हो, जाने दो। बात ऐसी थी कि सेटू का जो बैग था वो किसी ने चुरा लिया था जब ये इनकी बॉडी डिस्ट्रॉय हुई थी, नहीं तो इनके पास बहुत सारी चीज़ें थी। तभी वांगलिंग कहता है यार जोकोजी के पास बहुत सारे ट्रेजर्स हैं, पर सेटुनान कहते हैं कि वो जोकोजी का ट्रेजर कम है और वो फर्स्ट सुजाको का ट्रेजर ज़्यादा है, तो मैं नहीं ले सकता। और वांगलिंग इस दौरान बी स्ट्रैप को बाहर निकालता है और सेटू से पूछता है कि ये किस लेवल का ट्रेजर है। अब जो सोल स्पिरिट था इस गॉड स्लेइंग कैरियट पे, वो एकदम काफ़ी गुस्से में था और दहाड़ मारता है। सेटू देखते हैं और इनकी आंखों में एक चमक आ जाता है। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं। वीडियोस को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि व्यूज़ बढ़े और मुझे भी मज़ा आए। तभी तो मज़े ही मज़े होंगे।